बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 के, चैप्टर नंबर 13 और 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। उन शॉर्ट क्वेश्चंस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो वो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कहता है क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने ईएमएफ के मतलब पूछा है और दूसरे पार्ट में उसने जो है वो इंड्यूस्ड करंट के मतलब पूछा है कि क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो पार्ट है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा गया है तो उसका आंसर है नो, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है जी। अब उसकी रीज़न क्या है, देखें। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हम फैराडेज लॉ की मदद से हम स्टडी करते हैं, ठीक है, फैराडे लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फैराडे लॉ के मुताबिक अगर किसी सर्किट या किसी कॉइल का जो फ्लक्स है वो अगर चेंज हो रहा हो, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास ये एक कॉइल है, ठीक है जी, इस कॉइल का जो फ्लक्स है अगर वो चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा, ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है या कम रेट के साथ चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल के अंदर जब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फैक्टर है जिस पे भी डिपेंड करती है वो ये कि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। एक टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, 4 टर्न है, कितनी टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है। अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर देंगे, तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा। तो पहला फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा फैक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि कितनी तेज़ी के साथ इसका जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। आस्ता आस्ता फ्लक्स चेंज हो रहा है या तेज़ी के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये दो ही फैक्टर है जिनके ऊपर किसी सर्किट में या किसी कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाला जो ईएमएफ है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो पहला आंसर है, पहले ऑप्शन का हमने यही लिखा है, नो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि ये सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती ईएमएफ। ठीक है, उसकी रीज़न मैंने लिखी है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ में क्या बताता है जी, ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये दो ही फैक्टर हैं, इसमें रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो फिर किस पे डिपेंड करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा। दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जितना रेट ज्यादा होगा, रेट से मुराद है कि अगर फर्ज करें कि इस कॉइल का 1 सेकंड में 10 बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर 1 सेकंड में 20 बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो 1 सेकंड में जो 20 बार फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसको बोलेंगे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है बनिस्बत उस फ्लक्स के जो 1 सेकंड में 10 बार चेंज हो रहा था। ठीक है, तो जो 10 बार चेंज हो रहा था उसका बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम है, जो 20 बार चेंज हो रहा था उसका बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है। ठीक है, रेट से मुराद है कि पर सेकंड में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही हैं या कम गुजर रही हैं, चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, उस चेंज को हम देखते हैं।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फैराडे लॉ में ये बताता है। अच्छा, दूसरा उसने पूछा है कि जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, इस ईएमएफ से इंड्यूस होने वाला जो करंट है वो करंट आया के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर है यस, वो करंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी रीजन मैंने लिखी है कि रीजन क्या है कि इंड्यूस करंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर आर। अब देखें इंड्यूस्ड करंट वाले रिलेशन में आर आ रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आर का इंड्यूस्ड करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है कि अगर इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है जितनी हम ज्यादा करते चले जाएंगे, इसमें फ्लो होने वाला जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़ी कॉइल लेंगे और एक छोटी कॉइल लेंगे तो बड़ी कॉइल जो होगी उसका इंड्यूस्ड करंट कम होगा, जो छोटी कॉइल होगी उसका इंड्यूस्ड करंट जो है वो ज्यादा होगा। क्योंकि बड़ी कॉइल से क्या होगा, बड़ी कॉइल करने से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यूं जो इंड्यूस करंट है बेटा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और इसका कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और यही मैंने लिखा है जी, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल स्मॉलर विल बी द इंड्यूस्ड करंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। जितनी रेजिस्टेंस उस सर्किट की, उस कॉइल की ज्यादा करते चले जाएंगे, उसमें इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है आपके पास एक स्क्वायर लूप है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव कर रही है। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। उस लूप का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, पैरेलल ओरिएंटेड है। इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या उस लूप के अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा? ओके, अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, ठीक है जी। अब ब्लैक मार्कर जो है फर्ज करें कि ये इसका जो है वो नॉर्मल है और ये जो रेड मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन उसका ये है कि नॉर्मल ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में है। तो यूं कॉइल जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो बताना ये है कि उस लूप के अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा या नहीं, ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है कि फर्ज करें ये हमारे पास एक लूप है ठीक है जी, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। अब फर्ज करें इनिशियली लूप जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है जी, और इसमें देखें 1 2 3 4 5 मैंने 5 लाइन इसके अंदर जो है वो मूव करवाई हैं। मतलब 5 लाइन जो हैं वो इसके अंदर जो है वो पास हो रही हैं। मतलब इसका जो फ्लक्स है वो कहें कि इसका जो फ्लक्स है वो 5 फ्लक्स है, मतलब 5 लाइन उसमें से गुजर रही हैं। तो फ्लक्स कितना हुआ 5, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रही है और मूव करते करते ये यहाँ पर आ गई, पोजीशन 2 पर आ गई। अब पोजीशन 2 पर जब आई तो हमने देखा कि पोजीशन 2 पर आने से अगेन इसमें जो फ्लक्स है वो उतना ही रहा जितना पोजीशन 1 पर था, ठीक है। मतलब कि पोजीशन 1 में अगर 5 फ्लक्स गुजर रहा था तो पोजीशन 2 में भी 5 फ्लक्स ही गुजर रहा है, ठीक है जी। तो अगर फ्लक्स जब वो दोनों पोजीशन पर एक जैसा है मतलब फ्लक्स कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कॉइल जो वो ऐसे मूव कर रही है। तो जितना फ्लक्स पोजीशन 1 पर था उतना ही फ्लक्स पोजीशन 2 पर है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट। अब अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा उसका तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, 5 - 5 0, मतलब चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर चेंज इन फ्लक्स किसी कॉइल का 0 हो, फ्लक्स चेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट हो, तो फैराडे लॉ क्या कहता है
फैराडे लॉ कहता है कि आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फैराडे लॉ भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि फैराडे लॉ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स और चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ उसमें इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है जी, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिखाया गया है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने जब वो कॉइल को लूप को रखा हुआ है और वो लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना पोजीशन 1 पर मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना ही पोजीशन 2 पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो कितना होगा, 0। ठीक है जी, तो अगर चेंज इन फ्लक्स 0 है तो फैराडे लॉ के मुताबिक उस सर्किट में या उस लूप के अंदर कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है जी, तो यही हमने अपना क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है जी हमने कि एज कॉइल मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, जो वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट, तो उस कॉइल का जो फ्लक्स है वो कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो देयरफॉर फ्लक्स जो है वो चूंकि कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है जी, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना पोजीशन 1 पर था उतना ही पोजीशन 2 पर है। तो फैराडे लॉ क्या कहता है जी, फैराडे लॉ में होता है जी ईएमएफ बराबर होता है n del phi ओवर del t, तो del phi ही हमारा 0 है, तो अगर del phi 0 है तो ईएमएफ का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यूं वो कॉइल वो लूप के मूव करने से उस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A light metallic ring is released from above into a vertical bar magnet. Viewed from above, does current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रिंग है, उस रिंग को हमने वर्टिकली बार मैग्नेट, फर्ज कर लें कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। तो हमने रिंग को क्या किया है, इस वर्टिकल बार मैग्नेट के ऊपर ऐसे फाल करवाया है और हम इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं रिंग को, और बताना यह है कि ऊपर से देखने पर इस रिंग के अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपने 2 बातें याद रखनी है कि अगर किसी रिंग या किसी लूप के सामने नॉर्थ पोल को आप देख रहे हैं, तो नॉर्थ पोल को अगर आप देख रहे हैं तो इस रिंग के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल को हम राइट हैंड के थंब रूल से जब वो शो करते हैं, तो अगर आपका राइट हैंड मतलब थंब आपकी तरफ है तो उंगलियां जब वो किस डायरेक्शन को शो कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो मतलब नॉर्थ पोल अगर आपके सामने है तो करंट को आपने कैसा कंसिडर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर साउथ पोल आपके सामने है, ठीक है, तो अगर साउथ पोल आपके सामने है तो इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो आपने कैसी कंसिडर करनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करनी है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि थंब को तो आपने हमेशा नॉर्थ पोल की जानब रखना है। तो नॉर्थ पोल अगर मैं इधर कर दूंगा तो दूसरी साइड पे आपको कौन सा पोल नजर आएगा, साउथ पोल। तो साउथ पोल अगर आपके सामने है तो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन किस तरफ चली गई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये 2 मैंने बातें यहां पे लिखी हैं कि अगर नॉर्थ पोल आपके सामने है तो इस रिंग के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी मानी जाएगी, क्लॉकवाइज। और अगर इस रिंग के सामने आप साउथ पोल को देख रहे हैं तो फिर इस रिंग में आप करंट की डायरेक्शन को कैसा मानेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। अब इसी बात को अपने माइंड में रखना है और हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है कि हम ऐसे रिंग को ऐसे ऊपर से वर्टिकली इस बार मैग्नेट के ऊपर फॉल करवा रहे हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बनाया है, तो ये सेम है तस्वीरें, ठीक है, ये सेम फिगर्स हैं। तो ये जो ऊपर वर्टिकली मोशन मैं इसको देख रहा हूं, मैं इसको हॉरिजॉन्टली जब वो देख लेता हूं। ठीक है, कि यह रिंग जब इसके करीब ऐसे आ रही है और हम जो है वो यहां से इसको देख रहे हैं, रिंग को यहां से देख रहे हैं, और ये
नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और दरमियान में रिंग पड़ी हुई है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और रिंग जो है वो मैग्नेट के करीब ऐसे आ रही है। तो अब हमें देखना है, यहां से देख के बताना है कि इस रिंग में जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब इस चीज को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखें स्टूडेंट, जब ये रिंग जब वो करीब आती है, ठीक है, जब ये रिंग जब वो बार मैग्नेट के करीब आती है तो इसका जो फ्लक्स है वो चेंज होता है। और हम जानते हैं जब भी किसी कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर या उस लूप के अंदर या उस रिंग के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फिर उस सर्किट के अंदर जो है वो एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहां तक हम आप जानते हैं कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी बॉडी का किसी कॉइल का, तो क्या होगा, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का सबब बनेगा, ठीक है। अब वो जो करंट है आया कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो हमने देखना है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा, क्यों, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इसका जो करंट है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंज लॉ की मदद से। तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि जब किसी कॉइल का जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह फ्लो करता है कि वो अपने ही काज को अपोज करता है। अगर उस कॉइल का फ्लक्स जब वो चेंज हो रहा हो तो बस उसको इंक्रीज हो रहा हो उसको वो डिक्रीज करने की कोशिश करता है, अगर वो डिक्रीज हो रहा हो तो उसको वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है, मतलब हर लिहाज से वो उसको अपोज करता है। अब यहां पर कुछ ऐसा ही मामला हमें देखने को मिल रहा है कि जो हम कॉइल को इसके करीब लेके आ रहे हैं, रिंग को हम इसके करीब लेके आ रहे हैं, तो इस रिंग का जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। अब ये रिंग जो है वो ये चाहती है कि इसका फ्लक्स जो है वो चेंज ना हो, तो ये क्या करेगी, ये रिंग इस मैग्नेट के फ्लक्स को अपोज करना शुरू कर देगी और इसकी मोशन, इसकी खुद की मोशन क्या हो जाएगी, अपोज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये रिंग जो है इस मैग्नेट के फ्लक्स को अपोज करना चाहती है तो वो अपोज किस तरह कर सकती है, तो इसको अपोज अगर करना है तो फिर इस कॉइल को, इस रिंग को इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने अपना नॉर्थ पोल अपीयर करना पड़ेगा, तब भी अपोजिशन होगी इस रिंग और इस मैग्नेट के दरमियान, ठीक है। फिर से क्योंकि इस कॉइल अभी हमने देखा कि लेंज लॉ के मुताबिक ये कॉइल जो वो इसमें करंट इस तरह फ्लो करेगा कि ये इसके फ्लक्स को क्या करेगी, अपोज करेगी। और अपोज कब कर सकती है, एक ही सूरत है अपोजिशन की कि ये रिंग जो है वो इस मैग्नेट के सामने अपना एक नॉर्थ पोल ले आए, ठीक है जी। तो रिंग का ये वाला सिरा, ये वाला जो फेस है, इस फेस के सामने कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल, और इस फेस के सामने फिर कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रिंग का ये वाला सिरा नॉर्थ पोल है और सामने भी कौन सा पोल पड़ा हुआ है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल रिंग का और नॉर्थ पोल मैग्नेट का दोनों क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी बात को अपनी माइंड में रखना है। अब नॉर्थ पोल इधर बन रहा है और इधर कौन सा पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। और हम खड़े कहां पे हैं, और हम खड़े भी इस साइड पे ही हैं, और इस साइड पे खड़े होकर हमें कौन सा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारे पास रिंग है और हम जो है वो यहां पे खड़े हैं, ठीक है, और इस रिंग ने, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और इस रिंग ने इस नॉर्थ पोल को अपोज करना है, तो वो अपोज कब करेगी, जब ये अपना नॉर्थ पोल सामने ले आएगी। और अगर नॉर्थ पोल इधर है तो इधर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो बेसिकली हम कौन सा पोल देख रहे हैं, हमें कौन सा पोल दिखाई देगा, साउथ पोल दिखाई देगा। और जब हम साउथ पोल के देखेंगे तो अभी हमने एक फार्मूला बनाया है कि साउथ पोल को देखने पर उस कॉइल में, उस रिंग में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यस, जब हम उस रिंग को ऊपर से देख रहे होंगे तो हमें जो करंट की जो डायरेक्शन है हम कैसी मानकर चलेंगे कि इस रिंग के अंदर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
what is the direction of the current through the resistor R is shown in the figure when switch S is closed and B when switch S is opened। कहता है कि डायग्राम आपको नज़र आ रही है, डायग्राम में आपको दो सोलोनॉइड या दो कॉइल्स आपको दिखाई दे रही हैं। उसमें एक कॉइल बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरी जो कॉइल है वो एक रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। क्वेश्चन ये है कि जब हमने प्राइमरी कॉइल को, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं जिसके साथ हमने बैटरी करंट का सोर्स लगाया हुआ है, और इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोल देते हैं। तो प्राइमरी कॉइल को जब हम उसमें सर्किट को क्लोज्ड करते हैं तो इस रेजिस्टर में से जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। और फिर हम जब इस सर्किट को ओपन करते हैं, जब करंट को हम स्विच ऑफ करते हैं, तो फिर इस रेजिस्टर में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखें। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने किया है उसका जो हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो बातें मैंने आपको बताई थी वो अपने माइंड में रखनी है। यही कॉन्सेप्ट हमने दोबारा फिर यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ओके। अब जब हम इस प्राइमरी कॉइल का सर्किट क्लोज करते हैं, जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो जो करंट है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा और ऐसे फ्लो होगा। मतलब जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक क्लॉकवाइज बन रही है एक तरह से। ठीक है, जो ही हम सर्किट इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पर इस प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, जब 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जो करंट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो उस दौरान जो इस प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब वही चेंजिंग फ्लक्स पास पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरेगा। ठीक है, और जब पास पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक जब किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी, बन जाएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब वो फिर उस सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट का सबब बनेगी। और अब हमने उस इंड्यूस करंट की एक्टिव डायरेक्शन ही बतानी है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जब फ्लो होता है तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, अब जब हमने इसको क्लोज किया, सर्किट को, स्विच को क्लोज किया, तो करंट जब वो इंक्रीज हुआ, जब करंट इंक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स जब वो इंक्रीज हुआ। अब देखें, करंट जब वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। अब अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो करंट जब वो ऐसे फ्लो हो रहा है और थंब किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो प्राइमरी कॉइल का जो थंब है, जो नॉर्थ पोल है, वो इस तरफ बन रहा है और इधर हमारे पास कौन सा पोल रहेगा, साउथ पोल। ठीक है, फिर से जो कि हम किसी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी सोलेनॉइड का, उसकी जो डायरेक्शन वो कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। तो उंगलियों को हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो थंब किधर हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और नॉर्थ पोल इस तरफ बन जाएगा। ओके जी, तो इस कॉइल का नॉर्थ और साउथ पोल आपके सामने आ गया। अब जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा, इंड्यूस करंट बनेगा। वो इंड्यूस करंट क्या होता है, लेंज लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट हमेशा अपने काज को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसका काज कौन है, इसका काज ये प्राइमरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल ने अपना नॉर्थ पोल जब वो सामने अपीयर किया हुआ है, ठीक है, जब स्विच को हमने क्लोज किया है, तो क्लोज करते वक्त करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होता है। वही चेंजिंग फ्लक्स इसमें भी फ्लो करता है। ठीक है जी, अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो इंड्यूस करंट है वो अपने ही चेंजिंग फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब अगर इस कॉइल ने इसके फ्लक्स को अपोज करना है तो अपोज कैसे करेगा, जब ये कॉइल अपना भी नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के सामने ले है, तब ही अपोजिशन मुमकिन है। समझ आ रही है? तो दूसरी कॉइल यानी कि सेकेंडरी कॉइल क्या करेगी, सेकेंडरी कॉइल
प्राइमरी कॉइल के चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी, और अपोज वो एक ही सूरत में कर सकती है जब वो अपना नॉर्थ पोल इधर कर ले और साउथ पोल इधर कर ले। ठीक है, अब हमने इस नॉर्थ पोल को देखते हुए इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस कॉइल के सामने, इस कॉइल ने अपना नॉर्थ पोल सामने कर लिया। अब हम इसके नॉर्थ पोल को सामने से देखेंगे, और नॉर्थ पोल के सामने से देखने पर नॉर्थ पोल जब होता है तो कौन सी डायरेक्शन होती है करंट की? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली बनती है। ठीक है, तो इसमें जो करंट है वो इस तरह फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब हमने बताना है आर में से करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। तो करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो रेजिस्टर में से करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा जब हम सर्किट को, स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम एक और अंदाज से भी इसको याद रख सकते हैं। देखें, इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये एरो इधर और ये वाला एरो इधर। तो इस सर्किट में, इस डायग्राम में जो करंट है वो किस तरह फ्लो हो रहा है? तो आंसर है वो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस कॉइल का इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? तो आंसर है उसको इस तरह फ्लो होना है कि वो इसकी डायरेक्शन को अपोज करे। प्राइमरी कॉइल के करंट की डायरेक्शन को वो अपोज करेगा। तो अगर ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फिर ये कॉइल अपना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहेगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टर में करंट किधर से किधर जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये थी कहानी जब स्विच को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब जब स्विच को हमने ओपन करना है, अब देखें, जब हमने ओपन करना है तो ओपन करते वक्त करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसी रहेगी? करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी प्राइमरी कॉइल की, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब हमने स्विच क्लोज किया तो करंट इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जब हमने इसको ओपन किया तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर करंट जो है जब हम इसका जो स्विच है ओपन करेंगे तो ओपन करने पर इसकी जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम से 0 पे चली जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम से क्या हो जाएगी? 0 पे चली जाएगी। मतलब इस कॉइल का फ्लक्स जो वो अब डिक्रीज होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। अब वही डिक्रीजिंग शुदा फ्लक्स इस कॉइल में से भी डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इस कॉइल का फ्लक्स जब वो किसकी वजह से बन रहा था? इसकी वजह से बन रहा था। अब इसका अपना फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब ये कॉइल चाहेगी कि फ्लक्स अब डिक्रीज ना हो, मतलब उसको, उस डिक्रीजिंग फ्लक्स को ये वाली कॉइल क्या करेगी? अपोज करेगी। तो अब जब हम सर्किट को ओपन करते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो वही रहती है, करंट की डायरेक्शन तो वही रहनी है, मतलब मैक्सिमम से 0 होना है करंट, तो उसी डायरेक्शन में होना है। अगर उसी डायरेक्शन में होना है तो इसको नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी उधर ही था, अब भी उधर ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस केस में फ्लक्स जब वो इंक्रीज हो रहा था, और इस केस में चूंकि स्विच ऑफ ओपन कर दिया है, अब फ्लक्स क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल अप इन डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि करंट अप इन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे तो ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना प्राइमरी कॉइल में से, तो हम तो पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहे हैं।
इसलिए करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी। अगर करंट की डायरेक्शन वही रहेगी तो नॉर्थ और साउथ पोल भी अपनी ही जगह पर रहेंगे, अपनी ही डायरेक्शन में रहेंगे। ओके, तो ओपन करने पर जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। अब ये कॉइल चाहती है कि इसका फ्लक्स डिक्रीज ना हो, तो अगर ये चाहती है इसका फ्लक्स डिक्रीज ना हो तो ये क्या करेगी, ये इस नॉर्थ पोल के सामने अपना साउथ पोल सामने कर लेगी, मतलब उसको अपोज करेगी ना, डिक्रीज होने से बचाएगी। तो वो डिक्रीज होने नहीं चाहती, वो डिक्रीज होना नहीं देना चाहती, इसलिए वो अपना साउथ पोल सामने कर लेगी। अब हम सेकेंडरी कॉइल का साउथ पोल को अगर हम सामने से देखेंगे तो साउथ पोल को देखने पर हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी मिलनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस सूरत में ओपन करने पर सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अब करंट की डायरेक्शन रेजिस्टर में से कैसी हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, करंट की डायरेक्शन जब वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। यहां इसका दूसरा तरीका यह है कि चूंकि इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करना चाहेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है करंट और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करना चाहेगी। यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, तो ये यहां पर क्या करेगी, इसको डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करने के लिए इसको करंट कैसा फ्लो करवाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम रेजिस्टर में से जो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमने फाइंड आउट कर ली। एक बार करंट जब वो लेफ्ट से राइट फ्लो करता है और दूसरी बार जो करंट है वो राइट से लेफ्ट फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ always act to decrease the magnetic flux through the circuit? कहता है कि क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा ही किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करती है, हमेशा ही डिक्रीज करती है? तो आंसर है नो। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा ही डिक्रीज नहीं करती है बल्कि हमेशा अपोज करती है। ठीक है, कि किसी भी फ्लक्स, किसी भी सर्किट का या लूप का जब फ्लक्स चेंज होता है, चेंज होने से मुराद फ्लक्स बढ़ भी सकता है, फ्लक्स कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो भी वो अपोज करेगी, अगर फ्लक्स जब वो डिक्रीज होगा तो भी वो अपोज करेगी। तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि क्या वो हमेशा डिक्रीज करती है, तो आंसर वो हमेशा डिक्रीज नहीं करती। हो सकता है कि एक जगह पर फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा हो वहां पर वो डिक्रीज कर दे, लेकिन हो सकता है कि एक जगह पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो लेकिन वो डिक्रीजिंग को भी वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो आंसर ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमेशा ही डिक्रीज नहीं करती है बल्कि वो हमेशा अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को जहां पे चेंज हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये हमारे पास एक कॉइल है। अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर जाएंगे तो ये कॉइल इस मैग्नेट को करीब नहीं आने देगी, मतलब उसको अपोज करेगी। और जब हम इस मैग्नेट को इससे दूर लेके जाएंगे तो ये इसको दूर भी नहीं जाने देगी, फिर भी वो उसको अपोज करेगी। तो इस सूरत में जब वो करीब जा रही होते हैं कॉइल के, तो इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहां पर वो उसको यहां पर वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर फ्लक्स खुद डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगी, वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो इन दोनों सूरतों में उसने जो बढ़ते चेंजिंग फ्लक्स को उसने क्या किया है, अपोज किया है। यहां पे इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश की है, मतलब अपोज किया है, और यहां पे डिक्रीज होते हुए फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश की है, मतलब उसने अपोज किया है। ठीक है, तो अपोजिशन कब मुमकिन है, जब ये नॉर्थ पोल सामने ले आएगी, ठीक है, और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, अपोजिशन होगी। और ये जब दूर जा रहा होता है मैग्नेट तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, मतलब डिक्रीज हो रहा होता है। अब ये चाहती है इसका फ्लक्स डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो जाए, तो ये अब सामने क्या अपीयर कर लेगी, साउथ पोल अपीयर कर लेगी और यहाँ पे नॉर्थ पोल।
तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल अपोजिशन का सामना करेगी। ठीक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ अपोजिशन, साउथ और नॉर्थ अगेन अपोजिशन। तो यहां पे क्या होगा, ये मैग्नेट जो है वो दूर जाना चाहेगी, ये कॉइल उसके करीब ऐसे जाएगी, ये मैग्नेट ऐसे इसके करीब आना चाहेगा, ये इससे दूर हटेगी। तो क्या होगा कि जब मैग्नेट जो है उसके करीब जाएगा कॉइल के, ठीक है, ये कॉइल है, ये इसके करीब जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी। अब मैग्नेट दूर जाना चाहता है तो ये ऐसे हो जाएगी, मतलब उसको पास भी नहीं आने देगी, उसको दूर भी नहीं जाने देगी। ठीक है, उसको पास भी नहीं आने देगी, उसको दूर भी नहीं जाने देगी, मतलब वो हमेशा उसको अपोज कर, जब तक ये मूव करता रहेगा तब तक ये उसको अपोज करती रहेगी। ठीक है, हमारे जो टीचर थे उन्होंने यहाँ पे एक शेर जो वर्ड्स किया था, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, क्या अदा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं। ठीक है, ये इसको करीब भी नहीं आने देती और इसको दूर भी नहीं जाने देती। ठीक है, तो यही हमने अपना आंसर लिखा है जी। इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, कि ये हमेशा ही मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी, ना कि हमेशा उसको डिक्रीज करेगी। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस टू काज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा ही अपने काज को क्या करती है, अपोज करती है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, अगर फ्लक्स जब वो डिक्रीज हो रहा है थ्रू अ सर्किट, किसी सर्किट में से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना चाहेगी, वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर फ्लक्स जब वो डिक्रीज हो रहा है तो वो उसको इंक्रीज करना चाहेगी, अगर इंक्रीज हो रहा हो उसको वो डिक्रीज करना चाहेगी। ठीक है जी, तो इस तरह ये हमेशा उसको अपोज करती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था। ठीक है, यहां पर जो वो फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करती है, यहां पे फ्लक्स डिक्रीज होता है तो वहां पे उसको इंक्रीज करना चाहती है। तो ये अपोज करती है उसको, हमेशा उसको डिक्रीज नहीं करती बल्कि अपोज करती है।